नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति, अटैकिंग पॉलिटिक्स, वो सिर्फ मोदी और अमित शाह को परेशान नहीं कर रही। दरअसल राहुल गांधी के जो तल्ख एजेंडे हैं, इनसे परेशानी अब इन दो लोगों को भी हो रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और आरएसएस के नंबर 2 यानी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले, ऊपर से नीचे तक घबराहट है। अब आजकल केरल के पलाकाड शहर में आरएसएस और बीजेपी की बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग चल रही, टॉप मीटिंग चल रही, जहां पर मोहन भागवत हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा हैं और संगठन के महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष हैं। सारे नेता हैं। यकीन मानिए, इस मीटिंग में, इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जहां बीजेपी का प्लान तैयार होता है, वहाँ पर चर्चा आजकल राहुल गांधी के एजेंडे की हो रही है कि इस एजेंडे की काट कैसे की जाए। यानी कल तक जो बीजेपी आरएसएस वाले राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज उसी पप्पू से भागवत, नड्डा, मोदी, शाह घबराए हुए हैं। वक्त जब बदलता है, ऐसे ही बदलता है। अब दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी की जो मीटिंग्स होती हैं, दरअसल सीक्रेट होती हैं। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता और जो कुछ डिस्कशन होता है बंद कमरों में ही होता है। सीक्रेसी वैसे भी आरएसएस रखती है। अब यूं तो इसमें तमाम तरह के प्लान्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रहा था। राहुल गांधी क्यों इस मीटिंग में टॉप एजेंडे पर है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो एक्सपर्ट ने बताया, जो जानकारों का कहना है कि आरएसएस को और बीजेपी की लीडरशिप को यह चिंता है कि राहुल और अखिलेश ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को इस लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से छीना है, दलित, अति पिछड़ा, जिस तरह से बीजेपी धराशायी हुई है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में चैलेंज दिया है बीजेपी को, हरियाणा में चैलेंज दिया है लोकसभा में, और जिस तरह महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर दिया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को इस लोकसभा में 10 से कम सीटें मिली। ऐसा पहली बार हुआ है बीजेपी के साथ हाल के कुछ दशकों में। आरएसएस को लगता है कि अगर ये सिलसिला, राहुल गांधी का ये जो एजेंडा है, अगर ये जारी रहा, ये सिलसिला जारी रहा और मध्य प्रदेश भी लपेटे में आया, या फिर छत्तीसगढ़ भी लपेटे में आया, बिहार भी आ गया, तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या? 2025 में क्या? उसके बाद क्या होगा? ये चिंता है। चिंता की लकीरें, आप कह सकते हैं, सवाल को लेकर गहराती जा रही हैं। अब दोस्तों, ये जो सीक्रेट मीटिंग है, इसके कुछ और राज आपके साथ साझा कर लेता हूँ। जैसे राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस है, ये जो कास्ट सेंसस है और रिजर्वेशन का दायरा राहुल गांधी बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं, पावर देना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं ओबीसीज को, दलितों को। अब ये जो रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस है, जो हमेशा से, जिस पर आरएसएस का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है, आरएसएस दरअसल इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा कि राहुल गांधी को इस मोर्चे पर कैसे चैलेंज दें, कैसे कन्फ्रंट करें, ये सोचा जा रहा है। और इसी सिलसिले में मोदी और शाह का भी जिक्र हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। मोदी शाह का भी जिक्र किया मोहन भागवत ने, दत्तात्रेय होसबोले ने। उनका मानना है, आरएसएस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जिस तरह से एक हाइप दिया अयोध्या में राम मंदिर को, उसके भव्य निर्माण को, और उसको जो प्रोजेक्ट किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, हिंदी हार्टलैंड भी जीतेंगे, ये जो प्रोजेक्शन था हिंदुत्व, यूनिटी को लेकर, ये आरएसएस को लगता है कि ये फेल किया है। और इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ना सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स, ना सिर्फ कमंडल पॉलिटिक्स, बीजेपी का जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उसी में सेंध लगा दी। और यहीं पर आरएसएस का एक और ऑब्जर्वेशन है कि मोदी का जो ब्रांड है, जो एक, जिसमें एक करिश्मा था, एक वोट कैप्चर करने की कैपेसिटी थी, वो ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है। और अब मोदी में विनेबिलिटी फैक्टर पहले जैसा नहीं रहा। 2014 और 2019 जैसे
मोदी नहीं रहे। और जो वोट कैप्चर करने का उनका जो पोटेंशियल था, उनकी जो क्षमता थी, वो करिश्मा कहीं ना कहीं बिखर रहा है। ब्रांड मोदी नीचे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष का मानना नहीं है, ये आरएसएस, बीजेपी की गार्जियन आरएसएस का मानना है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर आरएसएस की लीडरशिप राहुल गांधी को सीरियसली ले रही है, गंभीरता से ले रही है, और राहुल के जो कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स है या रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है, इसको एक बड़ा चैलेंज मानती, एक बड़ी चुनौती मान के चल रही आरएसएस, तो क्या माने कि ये जो 4 राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो जो थोड़ा बाद में होगा, झारखंड हो, ये भी थोड़ा बाद में होगा, जम्मू कश्मीर है, क्या यहाँ पर फिर बीजेपी पिछड़ रही है? और क्या इन स्टेट्स में मोदी और शाह बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? इसकी गारंटी नहीं है। और आरएसएस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चारों राज्य में बीजेपी फंसी हुई, रथ फंसा हुआ है। और अगर रथ फंसा हुआ है और नवंबर में नतीजे आते हैं, पहले नतीजे हरियाणा के आएंगे और जम्मू कश्मीर के आएंगे, उसके बाद चुनाव होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में, उसके नतीजे आएंगे। अगर नवंबर आते आते चारों राज्यों में मोदी जी फेल हो गए, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के नेतृत्व को लेकर, उनके लीडरशिप को लेकर आरएसएस की लीडरशिप, मोहन भागवत, दत्तात्रेय, क्या ये फिर मोदी के नेतृत्व को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं, एक रीथिंक कर सकते हैं कि ये जो घोड़ा है थक गया है, रथ से घोड़ा बदलने का वक्त आ गया है? कैसा हो सकता है? अब दोस्तों, जो सियासत इस देश की मोदी के चारों तरफ घूम रही थी, मोदी जो एजेंडा सेट कर रहे थे, आज इन स्थितियों में बदलाव है। आज जो एजेंडा है वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के सवालों का जवाब देती है या फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है या खारिज करती है। अगर ऐसा हो रहा है, एक ये शिफ्ट है राजनीति में, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की जो राजनीति है, उसकी जो दिशा है, दशा है, उसमें बदलाव जैसे शुरू हो चुका है। 2 एक्सपर्ट आज होंगे आपके सामने, और क्योंकि राहुल गांधी की बात है, रिजर्वेशन की बात है, इस तरह के और सामाजिक समीकरणों की बात है, तो मैंने आज इनवाइट किया है प्रोफेसर रविकांत को। आप कह सकते हैं कि एक महारथी हैं जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात है, कांग्रेस को समझते हैं, हिंदी हार्टलैंड को समझते हैं। कई दिनों के बाद आज प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ होंगे, स्क्रीन पर होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा। कांग्रेस के थिंक टैंक हो या बाकी सोशलिस्ट पार्टी के थिंक टैंक हो, वो भी प्रोफेसर रविकांत को सुनते हैं, तो आप भी सुनिएगा। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, और मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ, खासकर आरएसएस को लेकर, कि क्या आरएसएस मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है? कैसा हो सकता है? रिप्लेसमेंट है उनके जहन में आरएसएस के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। देश में क्या हो रहा है, कोशिश करिए तह तक समझने की। लखेड़ा साहब, मेरा जो सीधा सवाल, कि जो सवाल लखेड़ा साहब आपसे आखिर में मैं पूछता, मैं सोच रहा हूं उसको शुरुआती उसी सवाल से करूं। खबरें आ रही हैं कि मोहन भागवत, आरएसएस की टॉप लीडरशिप जो इस वक्त मंथन कर रही है केरल में बैठकर, और जेपी नड्डा और बीएल संतोष की क्लास ली जा रही वहां पर जी। गुजरात लॉबी से मोहन भागवत और उनकी टीम नाराज है, ये बात कितनी सही है? और अगर नाराज है, मोहन भागवत मोदी से नाराज हैं, तो कुछ कारण बताना चाहेंगे आप? देखिए, नाराजगी का आलम यह है कि पानी सर से गुजर चुका है, और पानी इस कदर सर से गुजर चुका है कि इनको आरएसएस, कोई मोहन भागवत तो एक व्यक्ति हैं जो आरएसएस के मुखिया हैं। मोहन भागवत जो फीडबैक लेते हैं, पूरा टीम है ना उनकी, पूरी अखिल भारतीय स्तर पर उनकी टीम है, उससे जो फीडबैक उन्होंने इकट्ठा किया है, उससे ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनके दिन पूरे हो चुके हैं। इनमें वोट प्राप्त करने की, वोट खींचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और आरएसएस को जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोकसभा चुनाव में दुर्गति होने के बाद और बहुमत से 30-40 सीटें पीछे पिछड़ने के बाद, अब आरएसएस की जो चिंता है वो है 4 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव,
जहां आरएसएस का फीडबैक है। आरएसएस तो मिनट टू मिनट फीडबैक लेती है। तो आरएसएस का फीडबैक ये है कि चारों राज्यों में बुरी तरह हार रहे हैं। तो आरएसएस तो भविष्य के प्रति चिंतित है। आरएसएस तो कह रही कि ये तो चले जाएंगे, इसके बाद पार्टी का क्या होगा। आरएसएस जो है, जो बेबी है, भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस का बेबी है, बच्चा है। तो वो बच्चा ऐसा ना हो कि इनके साथ बच्चे की भी अकाल मृत्यु हो जाए। तो बीजेपी को तो आगे बढ़ाना है ना, आरएसएस को भी रहना है, बीजेपी को भी आगे बढ़ाना है। आरएसएस का ये कहना है कि डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रोफेसर साहब के पास आ रहा हूं। छोटा सा मुझे बहुत ही मुख्तसर सा जवाब चाहिए। क्या अगर ये 4 राज्यों के चुनाव मोदी के हाथ से निकल गए तो मोदी की कुर्सी भी बदल सकती, जा सकती, मोदी की जगह कोई रिप्लेसमेंट ला सकती है आरएसएस, मोहन भागवत, आने वाले समय में? देखिए आरएसएस को का काम उसके बाद और आसान हो जाएगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आरएसएस का काम आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा कि ये प्रमाण मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पर सब जगह वोट मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, मोदी के नाम पर ही महाराष्ट्र में वोट पड़ेंगे, मोदी के नाम ही हरियाणा में वोट पड़ेंगे, मोदी के नाम पर जम्मू कश्मीर में वोट पड़ने वाले हैं, मोदी के नाम पर झारखंड में वोट पड़ेंगे। इनके पास चेहरा है कौन? चेहरा नहीं है। आपने लीडरशिप खत्म कर दी, सेकंड लाइन लीडरशिप है ही नहीं, कलप्स कर दिया। और एक जो है जिसमें मोदी का जो नेतृत्व था और जो वोट खींचने की क्षमता थी, वो फ्लॉप हो गया उत्तर प्रदेश में, जहां इमरजेंस था। और 4 लाख 4.5 लाख वोटों से जीता हुआ आदमी 1.5 लाख से जीत रहा है। ये तो पूरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो आरएसएस तूफान के आने के पहले इनको चेतावनी दे रहा है, लगातार दे रहा है। 9-10 जुलाई को भी दे दी, 9-10 जून को दे दिया था जब रिजल्ट निकले कि भाई साहब खेल खत्म हो गया। लगातार मोहन भागवत लगातार वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग आ रही है कि सुनामी आ रहा है और इस सुनामी में मोदी और अमित शाह का तख्त जो है बह सकता है, हिल सकता है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुर्सी का सीधे सीधे एक संकट आ सकता है अगर ये चारों राज्य मोदी हारते हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो रखेड़ साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मीटिंग चल रही है मोहन भागवत की और नड्डा साहब की, बीजेपी और आरएसएस के टॉप थिंक टैंक की, कि राहुल गांधी को लेकर पहली बार आरएसएस की बैठक में चर्चा हो रही है कि साहब ये दलित जो है हाथ से निकल रहे हैं, ये जो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा जिस पर हमने मेहनत करी, 10 साल 20 साल 30 साल मेहनत हुई, ये सारी मेहनत पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। क्या आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, बुंदेलखंड जा रहे हैं, कभी पूर्वांचल जा रहे हैं, कभी आप हरियाणा जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, दलितों से मिल रहे हैं, बहुजन समाज की आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आपको फीडबैक क्या है? वाकई दलित भाग रहा है, पिछड़ा भाग रहा है बीजेपी के हाथ से? दीपक जी, ये निकल चुका है, भाग नहीं रहा है, निकल चुका है। दलित हो, अति पिछड़ा हो, यहां तक कि जो अपर ओबीसी है वो भी बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। बहुत फुटकल खाते में अब रह गया बीजेपी के पास। ये अपर ओबीसी क्या होता है? लीडरशिप दोस्तों को बताएं, अपर ओबीसी क्या होता है? कौन कौन अपर ओबीसी में? खास करके जैसे आपका जाट है, यादव है, कुर्मी है, गुर्जर है, ये जो जातियां हैं जो ओबीसी में थोड़ी मजबूत दबंग जातियां हैं जो बीजेपी के साथ एसोसिएट थी, वो जातियां भी धीरे धीरे निकल रही है। अति पिछड़ा तो बड़े पैमाने पर निकल चुका है। दलित तो मैं अगर ये कहूं कि 70 से 80% निकल गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जो मुहिम थी संविधान बचाने की, मैं पहले भी कहता रहा हूं, जब हम लोग खास करके चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, मैंने आपके मंच पर एक बार नहीं 10 बार कहा कि जो संविधान का सिंबल है, राहुल गांधी जिस संविधान को दिखा रहे हैं, ये दलितों के सीधे मानस में जा रहा है। वो और कुछ देख ही नहीं रहे हैं, उन्हें उस संविधान में डॉक्टर अंबेडकर दिखाई पड़ रहे हैं। और संविधान बचाने का जो एजेंडा राहुल गांधी का है, उसने दलितों को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से निकाल करके इंडिया अलायंस की तरफ खड़ा कर दिया। यहां तक कि मायावती का भी आधार कमजोर हुआ था उस इशू पर। तो राहुल गांधी ने, और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा झटका लग ही चुका है बीजेपी को। बिहार में मैंने देखा, राजस्थान के रिजल्ट कह रहे हैं,
आप यहां तक कि मध्य प्रदेश में भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी दलितों के भीतर वो चीज जा रही है। इसके पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय राहुल गांधी सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, सबसे बड़े नेता बन चुके हैं बहुजन समाज के। और ये सबसे बड़ा चिंता का सबब है आरएसएस के लिए कि राहुल गांधी नाम का जो फिनोमेना है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई विकल्प आरएसएस के पास है। मंथन चलेगा, उसमें उनकी क्या काट लेकर के आते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि उसको काउंटर करना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। बड़ी बात कह दी डॉक्टर साहब ने, तो बड़ी बड़ी बात कह दी। इनका ये कहना है, लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि जो दलित निकल गया बीजेपी से, अब ये वापस नहीं जाना। जो पिछड़ा है, यानी जो चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव हो, यादव में उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, हरियाणा की बात कर रहा हूं, वो जाट भी निकल रहा है, यादव भी निकल रहा है, कुर्मी भी निकल रहा है। तो अगर ये जातियां निकल रही हैं, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, जो अभी पूरा भ्रमण करके आए हैं, कस्बे कस्बे लौट के आए, क्या लखेड़ा साहब इसका मतलब हरियाणा में क्या नाव डूब रही? क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं दलित सिग्निफिकेंट है, जाट सिग्निफिकेंट है, अच्छा खासा परसेंटेज है, किसान जो है वो भी काफी मात्रा में। तो अगर किसान, जाट और दलित मिल गए और मुस्लिम भी आ गए, तो बाजा बच जाएगा साहब बीजेपी का। क्या लग रहा है, हरियाणा से फीडबैक क्या है? देखिए, हरियाणा में 29% दलित वोट है। जो जाट है, जो किसान है, ये किसान आंदोलन के दौरान ही छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ। और जो महिला पहलवानों के साथ जो बदसुल्की हुई, सब किसानों की बेटियां हैं, वो सब गांव देहात की लड़कियां हैं। पूरा गांव में, गांव देहात में एक मैसेज गया है कि ये जो है, इन महिलाओं के साथ जो भी कोशिश हुई दुष्कर्म की या छेड़ा खाने की या शोषण की, इसके लिए जो जिम्मेदार है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको मोदी जी और अमित शाह अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, क्योंकि योगी के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो स्थापित बीजेपी का शहरी मिडिल क्लास अर्बन वोटर है, वो जो गरीबी की रेखा के ऊपर था, जो मध्यम वर्ग बनने की प्रोसेस में था, प्रक्रिया में था, वो गरीब हो गया, महंगाई से गरीब हो गया, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और हरियाणा में तो मुद्दा बना हुआ है कि आप फिलिस्तीन भेज रहे हो बेरोजगारों को लड़ाई के लिए, इजराइल आर्मी के साथ, क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं पाए। तो खट्टर सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और इजराइल चले जाइए, फिलिस्तीन में वहां जो जहां गोलीबारी हो रही है वहां चले जाइए। तो बड़ी मुश्किल से इनकी भद्द पिट गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा इनके हाथ से खिसक चुका है। ये तो तैयारी कर रहे हैं कि कुछ निर्दलीय 10-15 खड़े कर दे हैं। मेरी आज की कल की इंफॉर्मेशन है कि ये एक ही इनका फॉर्मूला है कि किसी तरह हंग असेंबली कर दो हरियाणा में, और हंग असेंबली के बाद कुछ कर लो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिचुएशन हरियाणा में बहुत खराब है, जनमानस बहुत खराब है, हर तबका, समाज का हर तबका, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, एथलीट के साथ जो बदतमीजी हुई, जो बदसुल्की हुई, और वो यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हुए। क्या जिनको मुख्य धारा की जो महिलाएं हैं, क्या वोट देंगी बीजेपी को? कभी वोट नहीं देंगी बीजेपी को, जो मेरा फीडबैक है। जी, गॉट इट। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जो दलित हैं काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज में हैं, और किसान हैं और जाट हैं, ये सारा का सारा जो है ये शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ, और हरियाणा के परिणाम लोकसभा से भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते, ये कह रहे हैं लखेड़ा साहब। एक चीज मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि दलित जो है ये भाजपा से भाग रहा है, जो अति पिछड़ा है वो भाग रहा है, मौर्य हैं, कुशवाहा, ये सब भी जा रहे हैं। तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी से भी जा रहे हैं? क्या मायावती के हाथी से भी उतर रहा है, दलित उतर रहा है और जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, सपा की तरफ जा रहा है? क्या अब दलितों को भी लगने लगा है कि बीजेपी और मायावती, बसपा और भाजपा में अब फ्यूचर नहीं है? क्या इस तरह का पलायन आपको दिख रहा है यूपी में? दीपक जी, इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को केवल 9.39% वोट मिला था, जो 98 की स्थिति से कहीं नीचे है।
बीच में बीएसपी का 98 जी, और पिछले इस चुनाव में जो दलित है उसमें जाटव तो इंटेक्ट रहा मायावती का, हालांकि उससे भी 2% निकला है। नॉन जाटव जो दलित था वो शिफ्ट कर गया पूरा इंडिया अलायंस में, उसमें कुछ आप हिस्सा मान सकते हैं जहां थोड़ा वाल्मीकि थोड़ा सोनकर, ये बीजेपी के साथ रहा, लेकिन नहीं तो ये तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप तो पूरे बहुजन समाज की रिसर्च के डॉक्टर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर 20-21% मायावती का दलित वोट है तो मायावती के पास कितना बचा और कितना निकल गया, अब बता ही दीजिए। 21.5 में से 9.4 बचा है इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन अभी 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ वो दरअसल जाटव वोट को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश थी मायावती की, और इस आंदोलन ने मायावती का जो नॉन जाटव दलित वोट जो थोड़ा कहीं सिंपैथाइजर था, कहीं आ सकता था अगले इलेक्शन में, उसको भी उनके हाथ से निकाल दिया। ये जो नॉन जाटव है जो करीब करीब 11-11.5% है, ये आज राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, अखिलेश यादव के साथ पासी वोट थोड़ा सा जाते हुए दिख रहा है बड़े पैमाने पर। लेकिन इसके अलावा चाहे वो कोरी हो, धोबी हो, इसके अलावा मुसहर हो, खरवार हो, ये जो वोट है वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहा है, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी इनकी लीडरशिप दे दे, जो नहीं है, कांग्रेस के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वहां पे भी जाटव लीडरशिप, जाटव मूल रूप से बीएसपी का वोटर है, तो अभी वो मायावती के साथ है, मैं अभी भी मानता हूं कि वो है, लेकिन नॉन जाटव तो मायावती से पूरा निकल चुका है और वो सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ शिफ्ट हो गया है। उसमें थोड़ा बीजेपी के पास है, थोड़ा वाल्मीकि और सोनकर, इसके अलावा बीजेपी के पास अब कुछ नहीं है। मायावती पूरी तरीके से डैमेज हुई है इस इलेक्शन में, और 21 अगस्त के इलेक्शन ने उन्हें, और 21 अगस्त के आंदोलन ने उनको और ज्यादा डैमेज कर दिया। आपने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब ये भी बता दीजिए कि जो अगला इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद, क्या मायावती की छुट्टी, भाजपा की भी छुट्टी, अगर भाई पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, ये सबका सब शिफ्ट हो रहा है, तो फिर इन दोनों के पास तो कुछ बचा नहीं, तो फिर सरकार किसकी बना रहे हैं आप वहां पर, किसकी बन रही है अगली सरकार? जी, अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो जो नौजवान हैं अगर आ जाते हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं। अच्छा, फिर बीजेपी और बीएसपी दोनों का नहीं पत्ता होता है, कोई झगड़ा राहुल गांधी या अगर अखिलेश यादव में नहीं होता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि अगला चुनाव जो होगा उसमें सरकार अखिलेश और राहुल गांधी की बनेगी। ये बता रहे हैं वोट का पैटर्न जो शिफ्ट हो रहा है बहुत तेजी से। एक लास्ट क्वेश्चन लग रहा था, एक और महत्वपूर्ण बात दीपक जी, 1989 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सरकार में होगी, पहली बार 1989 के बाद, 89 के बाद। ओके, ग्रेट। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, जी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज दे दी कि साहब ये तो पूरा वोट ही भाग रहा है भाजपा से, ये जो हिंदू यूनिटी है, अगर हिंदू अम्ब्रेला में सिर्फ अपर कास्ट अगर बीजेपी के पास बसता है, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, काइस, भूमियार, अगर ये सब बचता है 20% वोट कह लीजिए कहीं कहीं, और बाकी निकल जाता है या निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव, जितने भी चुनाव होने हैं, क्या बीजेपी एक बहुत वीक विकेट पर है और आरएसएस के पास इसकी अब कोई काट नहीं बची? क्या मंडल से कमंडल को अब धोया नहीं जा सकता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो डैमेज कंट्रोल है, देखो डैमेज कंट्रोल में तो आरएसएस भी लगा हुआ है। अगर वो अमित शाह से नाराज है या मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज है, तो उसका सिंपल सा कहना यह है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, ये गुपचुप काम करते हैं, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया आरएसएस बीजेपी को, इन दोनों ने, बीजेपी को, मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया है, और अपना जो स्टूज है, अपना जो चंपू है या अपना जो चमचा है, उसको ये लगातार पार्टी प्रेसिडेंट बना रहा है, और पार्टी प्रेसिडेंट जो है आरएसएस की सहमति से ही बनना चाहिए, क्योंकि अब संगठन को और बीजेपी को हम
मोदी और अमित शाह के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, ये आरएसएस ने कह दिया। और आरएसएस चिढ़ा हुआ क्यों है कि मिडिल इलेक्शन में इन्होंने कहा कि आरएसएस की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशन जा रही है, ये सिचुएशन जा रही है, मैं आपको बहुत साफ सा बता दूं, मैंने इस देश में 84 से इलेक्शन देखा है। मैंने 84 का पहला इलेक्शन लगातार कवर किया 84 से 24 तक आप कवर कर रहे हैं जी, कवर कर रहे हैं। मैंने 84 से टेरी गढ़वाल में लोकसभा का इलेक्शन कवर किया था, रिपोर्टिंग की थी मैंने नवभारत टाइम्स के लिए। मेरा सिंपल सा कहना आपको यह है कि इस देश में जब जो जनमानस होता है उसकी थिंकिंग जो सोचने की प्रक्रिया जब उखड़ती है तो वापस नहीं लौटती। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 1984 से और 2024 तक ये लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं। एक बात इन्होंने देखी है कि जनता का अगर मोह भंग नेता से हो जाए तो फिर वो मोह जो है वो टूट ही जाता है, ये कह रहे हैं। और मोदी से मोह इनको टूटता हुआ दिख रहा है। एक और बात इन्होंने लखेड़ा साहब ने कही कि आरएसएस का मानना है कि अमित शाह और मोदी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। तो अब संगठन जो है पार्टी को अपने कब्जे में मोहन भागवत लेना चाहते, और हो सकता है जेपी नड्डा की आखिरी मीटिंग हो, अध्यक्ष बदल जाए और वो अध्यक्ष आरएसएस का हो। एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर साहब ने कहा कि बीजेपी के फोल्ड से जो मेहनत करके हिंदू यूनिटी की अम्ब्रेला बनी थी, जिसमें दलित थे, जिसमें अति पिछड़े थे और पिछड़े थे बैकवर्ड्स वगैरह, ये सब धीरे 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 निकल रहे हैं। यहां तक कि मायावती के हाथी से दलित उतर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अगर झगड़ा नहीं होता तो डॉक्टर साहब गारंटी दे रहे हो, डॉक्टर साहब की गारंटी मोदी वाली गारंटी नहीं है। ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये एक बने रहते, एक मंच पे रहते हैं, तो फिर इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना होगा कि आरएसएस की जो बैठक है क्या फैसला होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट देखना है। 2 दिन बैठक अभी और चलनी है। मोदी और शाह के लिए हर रात इस बैठक की कयामत की रात है, कुछ भी फैसला हो सकता है, क्योंकि गार्जियन जो है गुस्साया हुआ है। लखेड़ा साहब आप आए, आपने वक्त निकाला, और प्रोफेसर साहब कई दिनों के बाद आपके चेहरा स्क्रीन पर आज फिर आया है इस पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया आपका, और ऐसे ही आप आते रहिए, ऐसे ही आपके विचार यहाँ खिलते रहे, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।